प्रश्न। भारतीय कम्युनिस्ट विचारधारा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का वर्णन करें। उत्तर। भारतीय कम्युनिस्ट विचारधारा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विचारधारा ने कई भारतीय राजनीतिक नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें सबसे प्रमुख थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विचारधारा तैयार करने में मदद की। अक्टूबर 1920 के बाद उनके साथ साथ भारतीय ताशकंद में मिले और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1920 के दशक के बाद भी भारत में कई साम्यवादी संगठनों में वृद्धि देखी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले दिसंबर 1925 में कानपुर में एक अखिल भारतीय संगठन का गठन किया गया, जिसके सचिव एस.वी. घाटे थे। इसके बैनर तले नामांकन करने और कांग्रेस पार्टी को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया था। संगठन का लिए महत्वपूर्ण कार्य श्रमिकों और किसानों को एक साथ लाना था। मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम और हेमंत कुमार सरकार के नेतृत्व में नवंबर 1925 में बंगाल में मजदूर वर्ग का गठन हुआ। बंबई में कांग्रेस लेबर पार्टी और पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी का गठन 1926 में हुआ था। हिंदुस्तान के लेबर पार्टी ने 1926 से मद्रास में काम किया। इन सभी संगठनों को वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बैनर तले संगठित किया गया था, जिसका आधार राजस्थान में था, जहां भारत के कम्युनिस्ट एक हो गए। यह विचार कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने और इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदलने तथा इसे लोगों की पार्टी बनाने, सभी को एक साथ लाने, स्वतंत्रता प्राप्त करने और समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने का था। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इसे और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेड यूनियनों ने 1927 से 1929 में कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे बड़ा लामबंदी रूप देखा। हालांकि 1929 में अंग्रेजों के दमन के बाद साम्यवादी प्रभाव को झटका लगा। सन 1922 में पेशावर में साजिश के मामले और कानपुर षड्यंत्र मामले में उनकी भूमिका तथा भारत में उनके विस्तार ने अधिकांश कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर अंग्रेजों को सतर्क कर दिया। सन 1929 में कई कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अंग्रेजों की चिंता श्रमिकों के बीच व्यापार आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और भारतीय जनता के बीच कम्युनिस्ट प्रभाव को दबाने की कोशिश करना था। मेरठ षड्यंत्र मामले में लगभग 32 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इस मामले के कारण अखबारों में कम्युनिस्ट समर्थन का व्यापक प्रकाशन हुआ। सरकार की रणनीति कम्युनिस्टों को मुख्यधारा की राजनीति से अलग करने की थी। बाद के काल में कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सांप्रदायिक राजनीति पर जोर देने वाली पार्टी बताकर अपना नाता तोड़ लिया तथा इसे कुलीनों की पार्टी और साम्राज्यवादी सत्ता का समर्थन करने वाली पार्टी बताया। यहां तक कि नेहरू और बोस जैसे नेताओं को भी कांग्रेस की मुख्यधारा की विचारधारा के अधिक करीब देखा जाता था। कम्युनिस्ट विचारधारा अब ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रही थी तथा किसान कहीं कांग्रेस नेताओं के बुर्जुआ प्रभाव का शिकार न हो जाए, इसलिए कम्युनिस्ट एक स्वतंत्र केंद्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का प्रयास करने लगे। आगे साम्यवादी समूह में और विभाजन हुए जिससे अंग्रेजों को और लाभ हुआ तथा 1934 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। साम्यवादी संगठनों की बचत का कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनका समर्थन और राष्ट्र में विचारधारा का प्रसार था, जहां कई युवा क्रांतिकारी मार्क्सवाद, सोवियत संघ और समाजवाद के प्रभाव में खड़े हुए थे। सन 1935 में डन ब्रैडली थीसिस के तहत कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय लामबंदी के लिए एकमात्र संगठन बनाने पर सहमति व्यक्त की। पी.सी. जोशी के नेतृत्व में उनकी पूरी विचारधारा अब साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने और कांग्रेस और अंग्रेजों के खिलाफ उसके संघर्ष का समर्थन करने की थी। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी के विकल्प के रूप में और कांग्रेस के मापदंडों के भीतर काम करने के लिए किया गया था। इसलिए वे अभी भी कांग्रेस की छत्रछाया में किसानों और श्रमिकों को पुनर्गठित करने में विश्वास करते थे। अभी भी विचार कांग्रेस को बदलने और अपनी पार्टी को मजबूत करने का था। उनका मानना था कि कांग्रेस के नेतृत्व में जनता को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए तथा जनता तक पहुंच बनाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता थी। पार्टी दो समूहों में विभाजित थी, एक वह समूह जो कांग्रेस का अनुसरण करता था और दूसरा जो उससे अलग हो गया था। लेकिन इस अंतर के बावजूद सीएसपी ने मार्क्सवाद के साथ समाजवाद की पहचान की। जेपी नारायण ने अपनी पुस्तक में मार्क्सवाद के साथ समाजवाद का स्पष्ट चित्रण किया है। सन 1930 के दशक में एम.एन. रोब द्वारा रॉयलिस्ट जैसे कई समूहों का गठन किया गया था।
सुभाष बोस ने 1939 में कांग्रेस से अनिवार्य इस्तीफे के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हालांकि मतभेद होने के बावजूद सभी समूहों ने 1935 के बाद भारत में समाजवाद को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम किया। उनकी विचारधारा मजदूरों को एक साथ लाने पर टिकी हुई थी और किसानों के सामाजिक परिवर्तन के साथ साम्राज्यवाद का विरोध भी कर रहे थे। वामपंथियों ने प्रभावशाली कांग्रेस का डटकर मुकाबला किया, अर्थात अंग्रेजों से समर्थन मांगने वाली कांग्रेस का विरोध किया और 1947 में सत्ता के हस्तांतरण पर कांग्रेस की रणनीति की खिलाफत भी की। कई शिक्षाविदों का मानना है कि वामपंथी समूह भारतीय राजनीति को समझने में विफल रहे और खुद को कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना तक सीमित रखा। उसके अपने द्वारा अपनाए गए तरीके से काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन कम्युनिस्टों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे विभिन्न वामपंथी संगठनों को समूहबद्ध करने में भी विफल रहे। यहां तक कि नेहरू और बोस भी अपने मतभेदों के कारण कुछ समय बाद साथ काम नहीं कर सके। हालांकि उनका प्रभाव तब प्रमुख था जब कांग्रेस में गरीबों की दुर्दशा को सबसे आगे रखा और इस तथ्य को उजागर किया कि गरीबी को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। इसके उपरांत साम्यवाद का प्रभाव कई ट्रेड यूनियन आंदोलनों और बढ़ते मजदूर वर्ग के समर्थन में दिखाई दे रहा था। बंगाल में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी 1928 में आयोजित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों द्वारा समर्पित थी। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों ने 1929 में जूट मिल की हड़ताल और भद्रलोक द्वारा आयोजित 1937 की हड़ताल में भाग लिया, जिन्हें मास्को में प्रशिक्षित किया गया था। सन 1924 में बम्बई कॉटन मिल के मजदूरों द्वारा बोनस के लिए कई मजदूरों ने हड़ताल की। इन सभी हड़तालों में साम्यवादियों की उपस्थिति देखी गई, जिसके बारे सावरकर का मानना है कि ये हड़तालें राज्य या एक निश्चित वर्ग के सामाजिक संबंधों या मुख्यधारा से उनके बहिष्कार के लिए नहीं थी, तथा उन्होंने न केवल श्रमिकों के रूप में काम किया बल्कि जनता के बीच मजबूत कम्युनिस्ट सामुदायिक संबंधों को संगठित किया। सन 1933 से 1934 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कम्युनिस्टों का उदय हुआ और कई कांग्रेसियों ने समर्थन किया। मजदूर वर्ग का भी प्रबल समर्थन दिखाई दे रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों ने ट्रेड यूनियनों और एटिक के माध्यम से जनता से भारी समर्थन प्राप्त किया, जिसकी सदस्यता लगभग 3,37,695 थी। जनता को संगठित कर स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने में कम्युनिस्टों की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी समकालीन वर्तमान परिदृश्य, इसे संक्षेप में भाकपा माले या CPI-ML या माले कहते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के यहाँ यह इस नाम से रजिस्ट्रीकृत है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन पार्टी का झंडा है आयताकार लाल झंडा, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और जिसके बीच सफेद हंसिया और हथौड़ा अंकित है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी अपने सर्वोच्च वर्ग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत भारतीय सर्वहारा का सर्वोच्च संगठन है। इसका गठन जनता के अगुआ दस्तों को लेकर हुआ है। यह लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा या राष्ट्रीयता का भेद किए बिना स्वतंत्र नागरिक के रूप में भारतीय जनता की सामंती बेड़ियों और बड़ी पूंजी एवं साम्राज्यवादी लूट और वर्चस्व से मुक्ति पाने तथा समान अधिकार और तीव्र प्रगति हासिल करने के संघर्ष में नेतृत्व केंद्र का कार्य करती है। भारत में नवजनवादी क्रांति को पूरा करने से शुरू करके पार्टी समाजवादी रूपांतरण और साम्यवाद लाने के कार्यक्रम तक, मानव द्वारा मानव के शोषण के सभी रूपों के खात्मे के अंतिम लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करती है। पार्टी अपना विश्व दृष्टिकोण मार्क्सवादी दर्शन से ग्रहण करती है और मार्क्सवाद, लेनिनवाद व मात्सेतुंग विचारधारा की एकल प्रणाली को अपने कामकाज के मार्गदर्शक उसूल के बतौर स्वीकार करती है। यह समूची दुनिया के मजदूरों, उत्पीड़ित जनगण और राष्ट्रों के संघर्ष का समर्थन करती है तथा समूची मानवजाति की पूर्ण मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के साथ साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध होने वाले तमाम आंदोलनों में अपने को साझीदार मानती है। पार्टी कार्यशैली के 3 आधारभूत उसूल हैं। सिद्धांत को व्यवहार के साथ मिलाना, जनसमुदाय के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना और आलोचना, आत्मालोचना तथा समयोचित सुधार करने पर अमल करना। पार्टी अपने व्यवहार को उन्नत करने के लिए हमेशा तथ्यों से सत्य की तलाश करने तथा गहन जांच पड़ताल व गंभीर अध्ययन संचालित करने की नीति का अनुसरण करती है। पार्टी सदस्य जनता से असीम प्यार करते हैं, भारतीय समाज की तमाम उत्कृष्ट क्रांतिकारी परंपराओं का पक्षपोषण करते हैं तथा खुद अपनी जान की बाजी लगाकर भी सत्य और साम्यवाद का झंडा बुलंद करने का साहस रखते हैं। पार्टी का जन्म व विकास। भारत में 1925 में CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए और 1931 में देश में एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की बात कही। लेकिन उनकी शहादत के कारण उनका कार्य अधूरा रह गया। सीपीआई ने तेलंगाना में हैदराबाद निजाम के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाया, लेकिन बाद में उसने वर्ग समझौतावादी रुख अख्तियार कर लिया। इस सवाल पर सीपीआई में मतभेद बढ़ा। वह 1964 में टूट गई और तब सीपीआई-एम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ। सन 1964 में जब विभाजन हुआ तो तमाम क्रांतिकारी कम्युनिस्ट सीपीआई-एम में शामिल हो गए। लेकिन सीपीआई-एम ने भी तुरंत ही दुलमुलपन दिखाना शुरू कर दिया। उसने भी संशोधनवादी रास्ता अख्तियार कर लिया। अतः सीपीआई-एम के अंदर प्रारंभ से ही एक अंतःपार्टी संघर्ष शुरू हो गया। चारू मजूमदार के सुप्रसिद्ध 8 दस्तावेज इस बहस से निकलकर सामने आए। लेकिन चारू मजूमदार उस समय पार्टी में बहस चलाने के साथ साथ बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूमिहीन गरीब किसानों को संगठित भी कर रहे थे। सन 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें सीपीआई-एम प्रमुख घटक थी। सरकार कायम होते ही हर जगह कतारों में क्रांतिकारी जोश उमड़ पड़ा। पार्टी ने कहा भी था कि संयुक्त मोर्चा सरकार संघर्ष का हथियार है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में भूमि संघर्ष फूट पड़े। नक्सलबाड़ी में बटाईदार गरीब भूमिहीन किसान जमीन से बेदखली के विरोध में जमींदार पुलिस के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में उतर पड़े और राज्य मशीनरी के खिलाफ खड़े हो गए। आंदोलन को कुचलने के लिए खूनी उपायों का सहारा लिया गया। संयुक्त मोर्चा सरकार संघर्ष नहीं दमन का हथियार बन सामने आई। नक्सलबाड़ी में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाकर 11 गरीब भूमिहीन महिला पुरुष बच्चों की हत्या कर दी। नक्सलबाड़ी की यह घटना 25 मई 1967 को हुई। इससे समूची पार्टी के अंदर विरोध भड़क उठा। चारू मजूमदार ने संसदवाद के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का नारा दिया और नक्सलबाड़ी की चिनगारी पूरे देश में फैल गई। नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के समर्थकों को लोग नक्सलवादी, नक्सलपंथी, नक्सलाइट नाम से पुकारने लगे। सीपीआई-एम विभाजित हो गई। सीपीआई-एम से अलग होकर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शक्तियों ने सबसे पहले अपने को कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति AICCCR में संगठित किया, जो 22 अप्रैल 1969 को लेनिन के जन्म दिवस पर एक नई क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के रूप में सामने आई। चारू मजूमदार पार्टी के प्रथम महासचिव बने। नवगठित भाकपा माले के खिलाफ केंद्र व विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भयानक दमन चक्र चलाया। 28 जुलाई 1972 को कोलकाता के लाल बाजार थाने में पुलिस हाजत में चारू मजूमदार की हत्या कर दी गई। इसी तरह का सरोज दत्त सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की हत्या सीपीआई-एम सरकार ने कर दी। नागभूषण पटनायक को फांसी की सजा सुनाई गई। सर्वोच्च नेतृत्व समेत हजार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय क्रांति की बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए जाने की वीरता और दिलेरी की यह महागाथा एक महत्वपूर्ण विरासत है। सन 1960 के दशक के आखिरी और 1970 के शुरुआती वर्षों में पार्टी के नेतृत्व में संचालित सशस्त्र संघर्ष को भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में भारत में सशस्त्र क्रांति संगठित करने के अब तक के प्रयासों में सर्वाधिक गंभीर प्रयास के रूप में याद किया जाता है। बहरहाल, सशस्त्र संघर्ष को गहरा धक्का लगा। पार्टी भी बहुतेरे टुकड़ों में बंट गई। पुरानी लाइन पर पार्टी को पुनर्जीवित और एकताबद्ध करने के तमाम प्रयास असफल रहे। कई धड़े अवसरवाद और पतन की दलदल में गले तक डूब गए तो कुछ अन्य धड़े पक्के अराजकतावादी ग्रुपों में विकसित हो गए। पीपुल्स वार और एमसीसी, आज सीपीआई माओवादी, इनमें सबसे प्रमुख हैं। बिखराव, भ्रम व नेतृत्वहीनता के उस माहौल में 1974 में जौहर सुब्रत दत्त के नेतृत्व में भाकपा माले का पुनर्गठन किया गया। 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जौहर के अलावा विनोद मिश्र व स्वदेश भट्टाचार्य थे। इन सबसे मुश्किल दौरों में भी पार्टी ने खुद को कदम ब कदम पुनर्गठित किया और बिहार के भोजपुर में नक्सलबाड़ी की मशाल को जलाए रखा। जौहर 1975 में भोजपुर के बाबूबांध में पुलिस की गोली से शहीद हो गए। अब विनोद मिश्र पार्टी के तीसरे महासचिव बने। पार्टी के पुनर्गठन का काम जारी रहा। यह देश में आपातकाल का दौर था और इंदिरा तानाशाही के खिलाफ देश भर में जनांदोलन की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। बदली हुई राष्ट्रीय परिस्थिति में नई पहलकदमी समय की मांग बन गई थी। अंततः पार्टी ने 1978 में शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, मौजूदा परिस्थिति का व्यापक व गहरा अध्ययन किया तथा अपनी तमाम कार्यवाहियों की गंभीर समीक्षा की।
सन 1979 में पार्टी का विशेष सम्मेलन हुआ और सशस्त्र क्रांति की अवधारणा पर अडिग रहते हुए जनांदोलन की कार्यनीति अख्तियार की गई। इसके बाद कई तरह के जनसंगठनों का निर्माण शुरू हुआ। तुरंत ही मध्य बिहार के जिलों में विराट किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ इंडियन पीपुल्स फ्रंट (IPF) के गठन ने इन आंदोलनों को और भी नई ऊंचाई व राजनीतिक पहचान प्रदान की। बाद में IPF के बैनर से चुनाव में सक्रिय हस्तक्षेप किया गया। 1989 में पहली बार आरा लोकसभा क्षेत्र से का रामेश्वर प्रसाद निर्वाचित हुए और 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के 7 विधायक विजयी हुए। CPI-CPI-M के संसदीय व्यवहार के खिलाफ चरम क्रांतिकारी विपक्ष का संसदीय व्यवहार विकसित करने का प्रयास शुरू हुआ। इस तरह दुश्मन के किला के बाहर और भीतर दोनों जगह इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष चलने लगा। भारत में गैर संसदीय व संसदीय संघर्षों को मिलाने का अनोखा प्रयोग पार्टी ने शुरू किया। सोवियत रूस के पतन के बाद जब चारों ओर पूंजीवादी लोग मार्क्सवाद के ही खत्म होने का प्रचार करने लगे, सन 1992 में पार्टी खुलकर सामने आ गई। का विनोद मिश्र ने भाकपा माले को देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा। दिसंबर 1998 को लखनऊ में आयोजित पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक के दौरान हृदय गति रुक जाने से का विनोद मिश्र का निधन हो गया और हमने भारतीय क्रांति का एक महान नेता खो दिया। उनके निधन के बाद का दीपंकर भट्टाचार्य पार्टी के महासचिव बने और पार्टी का कारवां आगे बढ़ता रहा। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.